नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे जो हमें वाचन करना है वो कुछ इस प्रकार है। रोचक बात यह है कि इस युग का उपन्यासकार स्वयं इस खतरे के प्रति साहित्यकारों को आगाह कर रहा था। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो 1936 में हुई थी में अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण एक प्रकार से प्रेमचंद का अंतिम वक्तव्य और वसीयत है। यहाँ अपनी दो टूक शैली में वे कहते हैं, वह यानी अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई है। अपने युग के सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े उपन्यासकार के दृष्टिकोण में यह साम्य हिंदी लेखक की अपने व्यक्तित्व में निष्ठा का बड़ा प्रीतिकर प्रमाण है। रामचंद्र शुक्ल का समकालीन राजनीति के प्रति रवैया इस बात से भी प्रकट होता है कि अपने लेखन में वे मार्क्स का उल्लेख नहीं करते। देखिए रामचंद्र जी क्या किए कि अपने लेखन में मार्क्स का उल्लेख नहीं करते। विदेशी चिंतकों को उन्होंने बड़े मनोयोग से पढ़ा था और अपने विवेचन क्रम में वे बराबर उनसे टकराते हैं। फ्रायड, हैकल, शोपेनहावर जैसे दार्शनिक, क्रोचे, टंडन, रिचर्ड जैसे आलोचक, एलियट तथा कमिंग्स जैसे कवि, जिनमें से अधिकतर आचार्य शुक्ल के समकालीन थे और संपूर्ण यूरोपीय परिदृश्य पर अत्यंत सक्रिय उनका उल्लेख और साधिकार विवेचन के वे बार बार करते हैं, पर मार्क्स को अपनी विचार परिधि में वे स्वीकार नहीं करते हैं। इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि 1936 में यद्यपि सोवियत प्रभाव में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। याद रखिएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ पर किसका प्रभाव था, तो सोवियत का प्रभाव था हो चुकी थी, पर प्रगतिवाद को अपने विवेचन में उन्होंने मान्यता नहीं दी। उनके प्रिय कवि तुलसी की वाणी जैसे कविता में प्राकृत जनों, राजाओं, रानियों के गुणगान से परहेज करती है। उनकी अपनी लेखनी वैसी ही साहित्यिक विवेचन में राजनैतिक कर्मियों से है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का एक पक्ष उनकी कविताओं में उभर कर आता है, जिस ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया गया है। यह जानना रोचक है कि छायावाद को लेकर चलने वाले वाद विवाद में उन्होंने अपना पक्ष कई बार कविता में प्रस्तुत किया है। छायावाद के संबंध में ये उक्तियां कहीं कहीं उनकी आलोचना से तीखी है। जो कुछ आलोचना के रूप में वे सीधे सीधे नहीं कहना चाहते थे, उसे अपनी कविताओं में व्यंग्य शैली में कहा है। इस संदर्भ में यह विलक्षण बात है कि कविता से उनकी आलोचना नरम है। उदाहरण के लिए कुछ कवित्वकांश प्रस्तुत है। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीरव रुदन नित्य देख अपना ही तंत्री तार वे बजाते हैं। साहित्य के विवाद मूलक प्रश्नों को लेकर नहीं, कविता की रचना प्रक्रिया जैसे नाजुक विषय पर भी उन्होंने छंदों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। हृदय का मधुर भार से पंक्तियों और उद्धृत हैं। यों ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से, जानो कब कविता का सत्यपन। यह रचना छंद का विवेचन है। हृदय का मधुर भार में जो विरोधाभास है वह आधुनिक अर्थ में द्वंद्व प्रक्रिया का पूर्व रूप ही है, वैसे ही जैसे यह कविता कविता पर लिखी गई कविता का है। आचार्य शुक्ल की कुछ भंगिमाओं से उनके बारे में यह पूर्वाग्रह बन गया है कि छायावाद के वे विरोधी थे या उस कविता के प्रति उनकी सहानुभूति न थी। यह ठीक है कि काव्य में रहस्य भावना की स्वीकृति उन्हें प्रिय नहीं थी, न तो मध्यकालीन काव्य में और न ही आधुनिक काव्य में। रहस्य को वे साधना की उपयुक्त अनुभूति मानते थे, कविता की नहीं। कविता में उनका प्रवेश उनके अनुसार सामी धर्मावलंबियों में हुआ था, सामी धर्मावलंबियों में, जो आधुनिक काल के अंग्रेज साहित्य के प्रभाव से बंगाल के ब्रह्म समाजियों और रविंद्रनाथ के माध्यम से हिंदी तक पहुंचा। छायावाद को उन्होंने दो रूपों में देखा। इतिहास में नई धारा के अंतर्गत छायावाद शीर्षक खंड में विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद शब्द का प्रयोग, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आलोचक की सहानुभूति और समझदारी दूसरे अर्थ के पक्ष में है, जिसकी मुख्य विशेषता उसकी दृष्टि से लाक्षणिकता व या चित्रभाषा शैली है। यह चित्रभाषा प्रयोग, प्रतीक और बिंब जैसे नए अप्रस्तुत विधान के लिए है और इस संदर्भ में आलोचक के अनुसार छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन।
यहाँ छाया शब्द का अर्थ आध्यात्मिक संदर्भ से अलग करके उसे भाषिक संदर्भ में ग्रहण किया गया है। रहस्यवाद के विदेशी बनाम भारतीय स्रोत की स्थिति पर मौलिक मतभेद रखने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल और छायावाद के वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद इस प्रसंग में एक दूसरे के निकट हो जाते हैं। छायावाद की प्रसाद द्वारा की गई व्याख्या रामचंद्र शुक्ल के बहुत अनुकूल है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमयी होती है। छाया शब्द की व्युत्पत्ति को केंद्र में रखकर और उसे मूलतः शब्द प्रयोग की छाया से जोड़कर छायावाद की ये दोनों व्याख्याएं एक दूसरे से बहुत मेल खाती है। ऐसा मेल जो आलोचक और रचनाकार के बीच कम देखने को मिलता है। हिंदी आलोचना ने अधिकतर छायावाद और रहस्यवाद के बीच विवेक किया है। आचार्य शुक्ल का संकेत इस संदर्भ में स्पष्ट है। वस्तुतः रहस्यवाद मानव संस्कार की एक व्यापक प्रवृत्ति है जो अनेक देशों और कालों में विविध मानवीय अभिव्यक्तियों जैसे धर्म, दर्शन, कर्मकांड, कला, कविता आदि में अपने को विवृत करती है। छायावाद हिंदी कविता की एक विशेष प्रवृत्ति है जिसमें रहस्यवाद की भावना का कहीं कहीं समावेश है। रहस्यवाद परम तत्व के सीधे साक्षात्कार का यत्न है। छायावाद में उसकी छाया के विविध चित्र हैं, इसलिए एक का मुख्य क्षेत्र साधना है जबकि दूसरे का कविता। ये दोनों प्रवृत्तियां बहुत बार एक दूसरे को छूती काटती चलती है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के छायावाद संबंधी विवेचन में कोई खास पूर्वाग्रह समझ में नहीं आते हैं। उनका यदि कुछ पूर्वाग्रह है तो रहस्यवाद को लेकर, और वह भी कविता के क्षेत्र में प्रयुक्त होने पर। अज्ञात की लालसा या अज्ञात के प्रति प्रेम को वे संभव नहीं मान पाते हैं। अपनी इस मान्यता को उन्होंने जगह जगह और कई रूपों में बलपूर्वक स्पष्ट किया है। एक कविता में वे कहते हैं, सचमुच ही यदि प्रेम कहीं है, ज्ञात छोड़ वह कहीं नहीं है। मतलब अगर वो ज्ञात हो गया कि वो प्रेम है तभी वो प्रेम है, वरना वो प्रेम नहीं है। सैद्धांतिक रूप में इस बात को उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध काव्य में रहस्यवाद के अंतर्गत इस प्रकार व्याख्यायित किया है। तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है। देखिए, अज्ञात की अगर लालसा यानी कि जो ज्ञात ही नहीं है उसकी अगर हम लालसा करते हैं तो वो कोई भाव ही नहीं है, वो बिना भाव की वस्तु है। यह केवल ज्ञात की लालसा है जो भाषा की छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। यहाँ आलोचक के तर्क बड़े सटीक और पैने हैं और भाषा को छिपाने वाली वृत्ति भी की समझ बहुत बढ़िया है। आधुनिक आलोचना ने छायावादी काव्य में यह विशेषता परिलक्षित की है जिसका कुछ संकेत छायावाद संबंधी आरंभिक विवेचन में दिया जा चुका है कि रचनाकार की इस मना स्थिति में, उदाहरण के लिए प्रसाद के आंसू में, लौकिक और अलौकिक प्रेम का अंतर भाषा और अनुभूति दोनों में है, परस्पर विलीन हो जाता है। अर्थ और अनुभव के इस अद्वैत तक आचार्य शुक्ल नहीं पहुंचते हैं। देख लीजिए कि अर्थ और अनुभव के इस अद्वैत तक, यहाँ दो भाव नहीं है, अद्वैत है, दो नहीं है, लौकिक और अलौकिक एक ही हो गया है। इस भाव तक शुक्ल जी नहीं पहुंचते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी शुक्ल जी को बहुत बड़ा अपने मतलब गुरु मानते हैं और सोचिए उन्होंने अपने गुरु के लिए इतने वाक तरीके से उन्होंने अपनी रचना संवेदना का विकास लिखा है कि उन्होंने अपने गुरु के लिए ये बात कह दी कि भाई प्रसाद जिस अद्वैत पे पहुंचते हैं, हमारे गुरु जी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। पर उन्हें बड़ा श्रेय इस बात का है कि सिद्धांत में अज्ञात की लालसा या अज्ञात के प्रति प्रेम को स्वीकार न करते हुए भी व्यवहार में इन मनस्थितियों का चित्रण करने वाले कवियों को सराहने से उन्हें कसर नहीं रखी। निर्गुण सूफी कवियों में जायसी और आधुनिक छायावादी कवियों में प्रसाद तथा सुमित्रा नंदन पंत का उन्होंने बड़ी आस्था के साथ विवेचन किया है। सगुन राम के उपासक तुलसी के ही साथ वे सूफी कवि जायसी को रखते हैं। उनकी दृष्टि में दोनों लगभग समतुल्य हैं। तुलसी और जायसी देख लीजिए, दोनों को भी साथ साथ रखते हैं शुक्ल जी, और उनके हिसाब से लगभग दोनों समतुल्य हैं। तुलसी को वे ऊंचा स्थान देते हैं तो इसलिए नहीं कि तुलसी सगुण मार्गी है और जायसी निर्गुण मार्गी, बल्कि इसलिए कि तुलसी का जीवन चित्रण जायसी की अपेक्षा व्यापक है। जायसी ग्रंथावली की विस्तृत भूमिका का समापन वे यों करते हैं। यहाँ देखिए, जायसी ग्रंथावली की भूमिका शुक्ल जी ने लिखी है। प्रबंध क्षेत्र में तुलसीदास जी का जो सर्वोच्च आसन है उसका कारण यह है कि वीरता प्रेम यदि जीवन का कोई एक ही पक्ष ना लेकर उन्होंने संपूर्ण जीवन को लिया है और उसके भीतर आने वाली अनेक दशाओं के प्रति अपनी गहरी अनुभूति का परिचय दिया है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है। जायसी का क्षेत्र जो है वो तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी
यहाँ देखिए चतुर्वेदी जी बता रहे कि जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। क्षेत्र तो परिमित है, मतलब जिसे मापा जा सकता है, परिमित है, लेकिन जो प्रेम वेदना है वो अत्यंत गूढ़ है। समग्र महत्व की दृष्टि से जो क्रम आचार्य शुक्ल ने तुलसी और जायसी को लेकर स्थापित किया है, कुछ वैसा ही महत्व क्रम उन्होंने भक्ति काव्य और छायावादी काव्य के बीच में माना है। अपने इतिहास में वे 19 पृष्ठों में तुलसी का विवेचन करते हैं, जिसमें कवि का जीवन, वृत्त और रचनाओं की प्रामाणिकता आदि सब कुछ शामिल है, और फिर 19 पृष्ठों के विस्तार में ही वे सुमित्रानंदन पंत के काव्य का विवेचन करते हैं। यहाँ देखिए चतुर्वेदी जी से सीखने कि एक बात ये हो सकती है कि उन्होंने सोचिए शुक्ल को इस प्रकार अपने अंदर आत्मसात किया था, शुक्ल की पुस्तक को, कि उन्हें पृष्ठ तक पता है कि वो कितना है, वो कितना है, वो कितना है। इतने आत्मसात तरीके से उन्होंने शुक्ल जी को पढ़ा था। तो यहाँ 19 पृष्ठों के विस्तार में ही वे सुमित्रानंदन पत के काव्य का विवेचन करते हैं, जहाँ जीवन वृत्त और पांडुलिपियों की प्रामाणिकता में उलझे प्रसंग कोई नहीं है। सुमित्रानंदन पंत को वे छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि इसलिए मानते हैं कि एक तो अपने अप्रस्तुत विधान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने पल्लव में दिखाया, और दूसरा इसलिए कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले, माफी चाहती हूँ, यहाँ बोल रहे कि लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया है, और दूसरे इसलिए कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। आलोचक के तर्क अपनी जगह बड़े पुष्ट और व्यवस्थित हैं। यह दूसरी बात है कि परवर्ती मूल्यांकन प्रसाद और निराला को अधिक महत्व देता है। बहरहाल यह 19 पृष्ठों का संयोग मात्र नहीं जो तुलसी और पंत को इतिहास को एक कोटि में रखता है, वरन गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से छायावाद का विवेचन यदि कहीं कम है तो केवल भक्ति काल से। आचार्य की दृष्टि से बड़े काव्य के लिए प्रबंध काव्य का बंधान होना चाहिए, और छायावाद में यह कमी उन्हें कामायनी से पूरी होती दिखती है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद का चित्र प्रधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने न सिर्फ छायावाद की समझ में कोई बड़ी चूक नहीं की, बल्कि महत्व क्रम में उसे भक्ति काल के बाद ही स्थान दिया है। जायसी सुर तुलसी ही नहीं, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी को भी अपनी ओर से पूरी सहानुभूति देने का यत्न उन्होंने बराबर किया है, और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना और इतिहास दृष्टि मूलतः उनके अपने युग के काव्य से निश्रित होती है, जिस आवश्यक संदर्भ के बिना कोई बड़ा आलोचक नहीं हो सकता। यह भी इस प्रसंग में अच्छी तरह समझा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना सामर्थ्य को ठीक ठीक परखने के लिए उनकी आलोचना भाषा का विश्लेषण आवश्यक है। आलोचना की भाषा अपने आप में एक कठिन और सुकुमारी प्रक्रिया है। अनुभव और अर्थ के जिस संश्लेष को रचनाकार भाषा के अधिकतम सृजनात्मक रूप के सहारे व्यक्त करता है, उसे अपेक्षया सीधी सादी भाषा में विश्लेषित और व्याख्यायित करते रहने का दायित्व समीक्षक का है। आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, तो आलोचना फिर रचना के अर्थ का। आचार्य शुक्ल की आलोचना भाषा को जांचते समय देखा जा सकता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली विशिष्ट होते हुए भी परिभाषिक नहीं बनती है, तभी वह रचना के अनुभव को नए सार्थक ढंग से पकड़ पाती है। संश्लिष्ट चित्रण, विरुद्धों का सामंजस्य, लोक मंगल उनके कुछ ऐसे ही नए और विशिष्ट प्रयोग हैं। आलोचना भाषा के सामान्य विधान में आचार्य शुक्ल की सावधानी समर्थ कवियों की काव्य भाषा का स्मरण दिलाती है। एक अच्छा उदाहरण मिलता है जहां उन्होंने जनता और लोक शब्दों के बीच विवेक किया है। जनता शब्द के अंतर्गत समाज के ऊंचे नीचे विविध वर्ग सिमट आते हैं। लोक से समाज के पिछड़े वर्ग का बोध अधिक होता है। यहाँ देखिए कि आप जनरली आलोचकों में ये मत देखे होंगे, कोई जनता के कवि, कोई लोक के कवि किसी को कुछ कह देते हैं तो उस समय आपको ये तथ्य समझ में नहीं आता है कि दोनों तो एक ही चीज़ है। यहाँ वो बताते हुए, अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस भी आलोचक ने जनता शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने यह दर्शाया है कि वहाँ सिर्फ ऊंचे नीचे विविध वर्ग सिमट रहे हैं उसके अंतर, और जिस आलोचक ने लोक शब्द का प्रयोग किया है उसके अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्ग का बोध अधिक होता है। और यही कारण है कि आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक को अगर पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपकी समझ बहुत विकसित होता है।
साहित्य की रचना प्रक्रिया का इतिहास में विवेचन करते समय वे जनता का योगदान रेखांकित करते हैं, पर उसके प्रयोजन स्वरूप लोक को सामने रखते हैं। इतिहास के प्रवाह की व्याख्या के में 5 पदों से बनी लंबी संयुक्त क्रिया परिवर्तन होता चला जाता है। आलोचना भाषा से सावधान प्रयोग का एक और अच्छा प्रमाण है। काव्य में नाद सौंदर्य का महत्व स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। याद रखिएगा कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, और ये बात किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। यह वाक्य कविता के वैशिष्ट्य की व्याख्या करते हुए स्वयं आलोचना भाषा में नाद सौंदर्य का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। काव्य में शब्दों का चुनाव, आरोह अवरोह का क्रम और एक सांस में वाक्य पूरा हो जाने की स्थिति, ये सारे तत्व मिलकर इस ऊपर से दिखने वाली उक्ति को एक गहरी अनुभूति में बदल देते हैं। कविता की आयु का लाक्षणिक प्रयोग भी इस प्रक्रिया में सहायक हुआ है। इसी प्रकार रचना के अर्थ संश्लेष की व्याख्या करते समय आचार्य शुक्ल कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं जिन्हें हम आलोचना बिंब कह सकते हैं। इस तरह के प्रयोगों में छायावादी काव्य विशेषता प्रसाद का विवेचन करते समय मधुचर्या शब्द जैसे शब्द देखने की योग्य है। इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। यहाँ एक शब्द मधुचर्या के माध्यम से आलोचक ने प्रसाद काव्य में अलसता, खुमार, सल्लजता के संश्लिष्ट वातावरण को एक साथ उजागर करने का यत्न किया है, और दूसरी ओर कवि द्वारा मधु शब्द के व्यापक प्रयोग पर कटाक्ष भी किया है। एक ऐसा ही प्रयोग है जहाँ अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को उन्होंने आध्यात्मिक घटना कहा है। याद रखिएगा कि चित्रकूट की सभा को उन्होंने क्या कहा है? चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना कहा है। इसी प्रकार सूर द्वारा चित्रित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया गया है। भावों और मनोविकारों संबंधी निबंध जो आलोचक के साहित्य चिंतन की पुष्ट आधार भूमि बनाते हैं, समास शैली और संश्लिष्ट शब्द प्रयोगों से नाना रूपों में संपन्न है। इस दृष्टि से क्रोध निबंध में बैर और क्रोध का अंतर जिस प्रकार किया गया है वह अविस्मरणीय है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। महत्वपूर्ण कथन है, शुक्ल जी का है। किशोर पाठ से लेकर विश्वविद्यालय और जीवन के खुले विश्वविद्यालय तक यह वाक्य अपने बिंब विधान के कारण अनेक स्तरों पर खुलता है। सावधान शब्द प्रयोग, नाद सौंदर्य और बिंब विधान, साधारणतः काव्य भाषा के ये गुण रामचंद्र शुक्ल की आलोचना भाषा में पाए जाते हैं। सामान्य आलोचक अपनी प्रभाववादी शैली में कविता की व्याख्या करने का अपर्याप्त यत्न करते रहे, जबकि आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचना भाषा में काव्य भाषा के महत्वपूर्ण तत्वों का समर्थ प्रयोग करके रचना के अर्थ को अधिकाधिक संवर्धित किया है। और उनकी इस भाषा के कारण यह संभव हुआ कि आलोचक ने बार बार बड़े कवियों की रचना में जैसे आत्म प्रक्षेप किया हो। तुलसीदास को पढ़ते समय अब आचार्य शुक्ल की समीक्षा उस पाठ का अंग हो गई है। यह विचित्र बात है कि मध्यकालीन छेपककारों के छेपक हम सावधानी से बीनकर भूल रचना से अलग कर देते हैं, जबकि बड़े समीक्षक की समीक्षा कालांतर में अज्ञात भाव से रचना के भीतर समाहित हो जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों परंपराओं से विचार सामग्री ली। महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों परंपराओं से विचार सामग्री ली, पर आतंकित वे किसी से नहीं हुए। इस प्रसंग में समन्वय साधना के बजाय उनकी आलोचना प्रक्रिया उन्हीं के शब्दों में विरुद्धों के सामंजस्य के अधिक निकट है। दूसरी ओर परवर्ती आलोचना के कुछ बीज उसके विकास की संभावनाओं को पूरी तरह उन्मुक्त रखे हैं, उनके चिंतन में मिल जाते हैं, जैसे संपूर्ण विवेचन क्रम में रचना का महत्व, काव्य भाषा का केंद्रीय आधार और बिंब प्रक्रिया की विशिष्ट भूमिका, साहित्य की प्राचीन परंपरा और नई संभावनाओं को यो रामचंद्र शुक्ल ने बड़े निर्मल भाव से जोड़ा है। इस युग की आलोचना को विकसित करने में दो विद्वानों का योग और अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। एक बाबू श्याम सुंदर दास जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रामचंद्र शुक्ल के वरिष्ठ सहयोगी थे और जिन्होंने उनके व्यवहारिक जीवन क्रम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरे नंद दुलारे वाजपेयी जी का, जो आचार्य शुक्ल के शिष्य थे। महत्वपूर्ण, नंद दुलारे वाजपेयी जी आचार्य